पर्यटन पे तो नहीं गए थे खाना खाने, खाना भोज के लिए? क्योंकि यहाँ पे ये तमाम बयान आ रहे थे कि जयराम जी ने क्या कहा था। एक लाइन सुन लीजिए, फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से दिखा दीजिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा आप लोगों पर। जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो आप लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ओवैसी साहब। नहीं, अब जयराम जी तो पंडित जी हैं, मैं क्या बोलूँगा। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि कम से कम अगर उनको उनके पार्टी के एमपीज की परवाह नहीं है तो भाई सुप्रिया सुले तो आपकी इंडिया अलायंस की है, वो डेलीगेशन को हेड कर रही है। कनिमोजी आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो मेहनत कर रही है। तो अब नहीं मालूम उनको किस बात की तकलीफ है, मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई घूमने तो नहीं गए थे हम लोग। काश उनको मालूम होता कि अल्जीरिया में जो उनके रेवोल्यूशन का फाउंडर थे अमीर अब्दुल खादर, वहां पर किसी डेलीगेशन को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पहली मर्तबा भारत के डेलीगेशन को, जो हीरो है अमीर अब्दुल खादर अल्जीरिया का, हमको भिजाया गया वहां पर, हम गए वहां पर। अब वो इस बात को समझना चाहिए, अल्जीरिया हो, जहां जहां हम गए वहां पर पाकिस्तान मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो कोई सैरो तफरी के लिए नहीं गया है। इतना उसको इस तरीके से प्लान किया गया था इस ट्रिप को कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग। मुझे अच्छी तरह याद है कि रियाद में मेरे बचपने के दोस्त आए, तो मैंने जय पांडा से इजाज़त लेकर कहा कि भाई ये मेरे बचपने के दोस्त हैं, मुझे डिनर पे जाने दीजिए। तो फिर उन्होंने अचानक फ़ोन किया कि असद कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा सर मैं हमारे ये लोग मिल रहा हूँ इनसे। तो बोले नहीं, अब पलट कर वापस आओ, इंडियन एम्बेसी में आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत बड़े लोग हैं। मैं पलट कर वापस आया, मैं छोड़ दिया उस मीटिंग को, वहाँ बैठे रहा। और हम लोग, मैंने इनको अंदाज़ा नहीं है कोई जो मेहनत हमको करना पड़ा। और रात में करीब 11:30-12 बजे तक दूसरे दिन के लिए जय पांडा हमको बिठाकर पूछते थे, वो इंडियन एम्बेसडर बैठा हुआ है, वो कि जिससे हम मिल रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए, किसको किस तरीके से बात करनी चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट पे मीटिंग हो रही है। तो ये माने मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज में इजाफा हुआ, मगर एक आसान ट्रिप तो नहीं था। मगर ये कोई सैरो तफरी के लिए जाऊंगा ज़रूर मैं, मगर ये तो सैरो तफरी के लिए नहीं गए थे, हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो अगर इस तरह से वो हमारे पंडित जी जयराम जी ऐसा समझते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई डेलीगेशन जाएगा तो उनको चेयरमैन बना दे, मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है, यही होता है। भारत के प्रवक्ता बनकर आप गए थे और इसीलिए देश को इस वक्त आप पर नाज है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वहां पर विदेश में, अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में। तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। ऐसा ही कई लोग आपके खिलाफ, आपको टारगेट कर रहे हैं, जो तथाकथित वहां पर मौलाना है। 2 की एक लाइन की बाइट है, सुनिएगा, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लूंगी। वैसे साहब, पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर
मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती है। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। इनको आपका क्या जवाब होगा वैसी साहब? मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाए ये लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए ये? क्या करना है मुझे इनसे? अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में। इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं। इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अम्मा यार, मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया। बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते। तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई। तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई। 130 लोग मारे गए तुम्हारी माँ के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। 2 पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी माँ के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो। अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खोरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी माँ के कातिलों को भूल जाओ। तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था। तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था? तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है। बीजेपी जो बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनकी, ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा, अपनी माँ बेनजीर भुट्टो की का मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषणें वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आप घूम रहे थे इन तमाम देशों में, उसी के साथ शहबाज शरीफ भी एक मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इस्लामिक कंट्री कार्ड। वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, इन तमाम देशों पर में जा रहे हैं। ये कैसे वे आउट होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि तुर्की का जो एक सपना है खलीफेट का, और मतलब मुस्लिम देशों का एक बार फिर से उस तरह से मसीहा बनने का, वो लार्जर प्लान में क्या पाकिस्तान के हक में? क्योंकि अब ये सबको पता है कि तुर्की के ड्रोन्स भी, तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं। वैसे ही ईरान हो, अजरबैजान हो, इन तमाम देशों को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना यह है मैडम कि OIC में भारत सरकार को एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेकर हमको अपने भारत सरकार के एक डेलीगेशन को उसमें भिजाना ज़रूरी है। बिल्कुल। OIC में हम लोग प्लेटर पर रखकर दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर देखिए, सुषमा स्वराज जब गई थी OIC के उस फंक्शन में, पाकिस्तान नहीं आया उसमें। तो अब ठीक है, हम एक फाउंडिंग मेंबर्स है, फखरुद्दीन अली अहमद गए थे, उसमें वो तारीख है, मगर उसमें जाने की ज़रूरत है। मेरा ये भी मानना यह है कि हमको टर्की को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, टर्की ने पूरी मदद की पाकिस्तान की जो भी है, मगर टर्की को हमको ये बताना चाहिए कि नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान के लोग, अब मौजूदा चाइना का जो जिनजियांग का एरिया है, 1924 तक वो लोग लेह को आकर बम्बई से हज करने जाते थे। एक उनको ये देखिए, आप हैदराबाद में कहावत है कि सांप है तो उसको आस्तीन पे बांध लो, वो आस्तीन पे डसता रहेगा। तो ये आप छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है इस्लाम मुस्लिम, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके रूलर्स को कुछ नहीं मालूम दीन इस्लाम के बारे में। मैं जानता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जब कश्मीर गए थे, वो नमाज पढ़ के रुकू में गए, तो रुकू में जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत साहब से पूछा नमाज में, व्हाट नेक्स्ट लियाकत?
तो इनको इनको क्या इस्लाम भाई, आप मैडम आपको बता रहा हूं कि मदीना यूनिवर्सिटी है, मदीना यूनिवर्सिटी में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब पढ़ाई जाती है उनकी सीरत के ऊपर, वो तो भारत के एक लिखे हुए आलिम की किताब पढ़ाई जाती है। तो ये इनका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अब थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए, एक तरह से क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको अलग थलग करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर, तो वैसी साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? बिकॉज अ मुस्लिम इंडियन डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया। एक भारतीय मुसलमान ने यह तय किया कि मैं जाकर अपने देश की आवाज विश्व में बनूंगा, पाकिस्तान को इसको। अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया। नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में, गौरक्षक, कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास किस्म का बयान दिया। तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। पर लोग तो इसका मान के ये बैठे मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर, लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमज़ोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उन पर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है, और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब मेरा इस पे जवाब यही है कि उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से
तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवाल तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। और हम तो ये आपके जरिए से सरकार को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कल ये कहेगी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहलगाम का डिबेट नहीं करा सकते, तो हम उनको बताएंगे कि पार्लियामेंट के रूल्स में, प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर आप सेंसिटिव कहते हैं तो इन कैमरा डिस्कशन कराइए। आप कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा। पहले हुआ है मेरे ख्याल से जब चीन से जंग चली थी, जब डिस्कशन हुआ है इसी तरीके से, मगर डिबेट तो होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी के इस बयान पर टिप्पणी करने से आप बच गए? नहीं, बच नहीं रहा हूं ना। मैं क्यों बच रहा हूं? मैं किसी से, मुझे कोई बचाता नहीं है। मौका मिला तो सब मुझे एक होकर कोई आतंकवादी कहता है, कोई बी टीम कहता है, कोई क्या क्या कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उनका बयान है, मगर मेरा ओपिनियन यह है कि मुझे फ़ख्र है अपनी देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि जब 9 और 10 तारीख के रात में गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पूरा लिटअप हो चुका था, तो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंसेस ने एक गैर मामूली काम किया। तो उस पर मुझे फ़ख्र है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप से हम सवाल करेंगे पार्लियामेंट में, कोई उसमें आसमान गिरने वाला नहीं है। आपने बी टीम की बात की तो एक अमित शाह जी की बात याद आ गई इस पर, और ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। ये सुनकर इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। सुनाइए भाई, अमित शाह जी ने क्या कहा था इनसे। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग हैं। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी टीम बनाओ। ये ए टीम बी टीम सुनते सुनते आप भी पक गए होंगे, और मैंने तो ये सोच लिया है कि ये सवाल मैं एकदम अपने पूरे क्वेश्चनर से आगे के लिए तमाम इंटरव्यूज के लिए डिलीट कर दूंगी। लेकिन फिर आपकी टीम है क्या? क्योंकि बीते दिन खबर आ रही थी बिहार से, पता नहीं आप बाहर थे तो आप नजर रख पाया नहीं, कि महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या किसी ने अफवाह उड़ाई है? नहीं, मैं कल ही पहुंचा हूं। मुझे मीडिया से ये बात मालूम हुई कि हमारे बिहार के जिम्मेदार प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल ईमान साहब, उनकी टीम उन लोगों से बातचीत कर रही है। मुझे नहीं मालूम क्या रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए, बातचीत क्या होती है, क्या रिज़ल्ट आता है, वो देखेंगे। जब ये लोग कल तक तो कहते थे कि भाई आप खड़े हो जाते हैं और आप ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मगर हकीकत ये है कि राजद ने हमारे 4 MLAs को ख़रीदा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। और ख़रीद कर उन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये 4 के 4 जो भगोड़े भाग गए, ये कुछ नहीं किए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वहाँ की जनता नाराज़ है। वहाँ की जनता ये चाह रही है कि इनको एक सबक सिखाया जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये तफसील से बात करूँगा मैं हमारे प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब से, तभी मैं पब्लिकली इस पर कुछ बोल पाऊंगा। मगर अगर वो बात कर रहे हैं तो यकीनन उनको इख्तियार है बात करने का पार्टी की तरफ से। उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, वो तो टू अर्ली है मैडम बताना आपके लिए। ठीक, एक आखिरी सवाल सर, जिंदगी के इस पड़ाव में, राजनीति के इस मकाम में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप को भारत के एक मतलब गौरवपूर्ण मुस्लिम नागरिक के तौर पर देखते हैं, या फिर जैसा आप पहले कहते थे कि हमें तो दोहरे दर्जे का नागरिक बना दिया? मैडम देखिए, मुझे पहले से ही फ़ख्र रहा है अपनी भारत की शहरियत के ऊपर, भारत का होने पर। मेरी सियासी लड़ाई ये है कि जो ताकतें इस मुल्क के संविधान को कमज़ोर करके भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को, दलितों को उनका हक़ नहीं देना चाहती, उनका हक़ मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी रही है।
तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरी लड़ाई मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा और मैं ये क्या जो भी वो बोल रहे हैं, नहीं, ये तो जारी रहेगा। जहाँ पर देश की सालिमियत का मामला आएगा, किसी को इस बात की तशवीश नहीं होनी चाहिए कि हम खड़े हैं। जहाँ पर देश के अंदर में जो ताकतें हों, पॉलिटिकल मास्टर्स हों या जो पॉलिटिकल रूलर्स हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है। अब जहाँ तक वो जो अमित शाह बोल रहे हैं अपनी टीम बनाओ, भाई हमारी टीम तो 1957 से हमारी टीम हमने बनाई है। इनके बोलने की हमारे को जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष AIMIM के, सांसद देश की संसद के, और उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर तमाम देशों में जाकर भारत का झंडा बुलंद करने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।